हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो ये है पार्ट नंबर 3 ऑफ आवर सीरीज़, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमको अपना सीए का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है। ये है पार्ट नंबर 3 हमारी सीरीज़ का डू आर हैंड राइटिंग मैटर इन आर सीए एग्ज़ाम और नॉट। इसके पहले दो पार्ट्स में हमने दो तरह के एग्ज़ाम्स को डिस्कस कर लिया था। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था जी हमारे टेक्स्ट से पेपर को, चाहे आप फाइनल का टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर आप इंटर का टेक्स्ट लिख रहे हो। तो ये कैसे अटेम्प्ट करना है ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। ये है जी पार्ट 2, जिसमें हमने कि हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। चाहे आप इंटर का एडवांस अकाउंट्स और एफएम दे रहे हो और कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो, चाहे आप फाइनल का एफआर या एएफएम का पेपर दे रहे हो। इसमें हमने डिस्कस किया है कि आपकी हैंड राइटिंग अगर अगर रीडेबल है तो आप कैसे अपने एग्जामिनर को अपना एग्ज़ाम रीड करवा पाओगे। और थर्ड पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमको थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे करना है। पहले दो में तो ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिक्स था, बट इसमें तो प्योर ही थ्योरी है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग में थोड़े से इश्यूज हैं तो आपको यहाँ पे बहुत इशू आ सकता है। तो इसीलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले दो पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी हम शुरू करते हैं जी हमारा पार्ट नंबर 3। मैं आपको अपना ऑडिट का फाइनल का पेपर दिखाऊंगा, जिसमें कि मैंने कैसे प्रेजेंटेशन करी हुई है, कैसे एसेस के नंबर्स को लिखा है और कैसे मैंने ऑडिट के एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन करी थी हमारे फाइनल के पेपर में। ठीक है जी, ये है जी मेरा फाइनल का ऑडिट का पेपर, सीए फाइनल ग्रुप नंबर 1 पेपर 3 ऑडिट। तो इसमें हम चलते हैं जी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने अटैम्प्ट किया था जी क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे ही लिखो क्वेश्चन नंबर 5 को, सो दैट कि एग्जामिनर को इधर उधर भी ना देखना पड़े, वो सीधा सामने देखे अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे वो चेक करना शुरू कर दे। ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई थी जी फाउंडेशन से, बहुत लोग अपनाते हैं, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनल में इसको ऐसे ही लिख के आएँ। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट ऑडिट की बात हो रही थी, आई थिंक अब ये वाला टॉपिक हट चुका है फाइनल से। पर आप यहाँ पे मैंने देखो टॉपिक लिख दिया कि भाई कौन से टॉपिक की बात हो रही है, तो मैंने वहाँ मैनेजमेंट ऑडिट लिख दिया। फिर ये पॉइंट्स वाला था तो मैंने सबसे पहले हेडिंग लिख दी, जो कि आईसीए की हेडिंग थी। फिर जो रेलिवेंट कीवर्ड्स थे उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर ने ये पहली लाइन तो पढ़ी ही नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। उसने सीधा प्लानिंग द रिपोर्ट पढ़ा होगा। उसने पढ़ा होगा कि अच्छा फॉर्मेट बनाना है, रेलिवेंट अथॉरिटी को दिखाना है, फिर इशू कर देना है टाइम फ्रेम में रिपोर्ट को। उसने यही पढ़ा होगा और उसने यहीं पे इसका टिक मार दिया होगा। वैसे ही आपको हेडिंग लिखनी है कि जो रेलिवेंट आईसीआई की हेडिंग है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है। देन आपको रेलिवेंट जो कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट भी करना है, सो दैट कि उसको पता लग जाए कि अच्छा आपको पता है। हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट ना हो अपने जो 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 पार्ट आपने अंडरलाइन नहीं किया, हो सकता है कि आप उसके लिए कॉन्फिडेंट ना हो, तो आप उसको अंडरलाइन करके ये बता दो कि भाई तुम ये पढ़ो। और मैं आपको 99% केस में बता सकता हूँ कि अगर आपने रेलिवेंट चीज़ों को अंडरलाइन करा है तो आपका एग्जामिनर ये सबको पढ़ेगा भी नहीं, और वो खुशी खुशी में कि भाई अगर आप उसका एक आधा नंबर बचा दोगे पेपर में तो आपको वो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर दे के जाएगा ही जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन, फिर आपको रिपोर्ट इशू करनी है। रिपोर्ट इशू कैसे करनी है, फिर अपने पॉइंटिंग अथॉरिटी, एंटिटी के गवर्नेंस, नेचर ऑफ एंटिटी, मतलब वही है ना कि ये सब रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे मेरे को अभी देखो 5 में से 4 नंबर मिले हुए हैं, कहीं एक आधा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे रह गया होगा जो मैंने गलत लिखा है, पर हाँ वैसे 5 में से मेरे को पूरे 4 नंबर मिले ही हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको पूछता है कि क्या ये सही था या गलत था। तो सबसे पहले तो आपको अपना वर्डिक्ट ज़रूर लिख देना है, आपको अपना रिजल्ट ज़रूर लिखना है कि क्या वो सही था या गलत था। जैसे कि मैंने लिखा है येस कंटेंशन ऑफ मिस्टर टी इज़ करेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि क्या वो आदमी जो केस स्टडी में जो काम कर रहा है वो सही है या गलत है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, इसका 1 नंबर होता ही होता है, इसको आप भाग नहीं सकते इससे, क्योंकि ये देखो 5B चल रहा है और यहाँ पे उसने चेकिंग करी हुई है।
तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि भाई बताओ कि वो सही था या गलत। फिर आपको लिखना है कंसेप्ट को, जैसे मैंने लिखा है पीयर रिव्यू के कंसेप्ट को, फिर मैंने लिखा है अश्योरेंस एंगेजमेंट के कंसेप्ट को। ये सब मैं अभी कंसेप्ट ही लिख रहा हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा एट द एंड आते आते उसको बता दिया कि भाई सिंस द peer review is concerned with assurance services and management तो it is not an assurance engagement। यहाँ पे मैंने अपना आपको प्रेडिक्ट दे दिया एंड हैंस मिस्टर टी इज़ करेक्ट। तो मैंने सबसे, अब देखो मोस्टली जो नंबर हैं वो सब इसके हैं। आपने जब रट्टे मारे होंगे तो आपने इस पार्ट को रट्टा मारा होगा अपने पे एग्ज़ाम के लिए। तो ये पार्ट आपको ऊपर लिखना है कि येस और नो, ये आपको जो याद किया है वो लिखना है। फिर आपको लिखना है एट द एंड में अपने केस को, जो आपका प्रोविज़न है प्लस जो आपका केस बनता है उसको मिक्स करके लिखना है। एंड एट द एंड आपको दोबारा से कंक्लूजन में ज़रूर लिख देना है कि भाई कि कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, येस है ये नो है। तो आपने दोबारा से लिख दिया मिस्टर टी इज़ करेक्ट। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट फिर आता है कि जैसे ये टैक्स ऑडिट का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इनकम टैक्स का सेक्शन लिखना ज़रूरी है, मैंने लिखा और मैंने अंडरलाइन भी किया। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, अंडरलाइन कर दिया। 10% के क्लॉज की बात हो रही है, एसडीवी वाले, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब अगर ये होता मेरा इनकम टैक्स का पेपर तो मैं यहाँ पे सिर्फ और एसडीवी लिख देता, बट अब ये मेरा है थ्योरी वाला पेपर। तो मैंने देखो पूरा लिखा है। अगर आप मेरे पहला पार्ट देखोगे और दूसरा पार्ट देखोगे, वहाँ की प्रेजेंटेशन और यहाँ की प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वहाँ मैं एसडीवी ऐसे ही लिख देता था, बट यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है क्योंकि ये थ्योरी का एग्ज़ाम है। बात वही है ना कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितना आता है, इट्स अबाउट कि आपको जितना आता है क्या आप उसको बता पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको वैसे दिखाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर लिखना है प्लस अंडरलाइन भी करना है। आपको यहाँ पे एरोज़ नहीं मारने, जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि मैंने एरोज़ मार मार के भी अपने आंसर लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे आपको कहीं पे भी मैंने कहीं भी अभी तक एरोज़ नहीं मारे। मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी का पेपर आपकी प्रेजेंटेशन मांगता है, अच्छी प्रेजेंटेशन मांगता है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे ठीक है मैंने एस डी वी दोबारा लिख दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसको प्रॉपरली ऊपर लिख दिया था। तो मैं दोबारा से एस डी वी पूरा ना लिखने की बजाय उसके शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा। तो फिर मैंने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है जी टैक्स ऑडिट का फॉर्म 3 CD, और देखो क्लॉज भी लिखा है मैंने, क्लॉज का नंबर भी लिखा है और वो भी हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपर। फिर क्या क्या डिस्क्लोजर देना है एज पर एस डी वी, सेलिंग प्राइस, पैन, रिलेशनशिप ऑफ कंपनी, ट्रांसफ़र, रीज़न ऑफ सच ट्रांसफ़र। तो ये सारे मैंने जो डिस्क्लोजर्स हैं ये मैंने कभी आपको उसमें पैराग्राफ में नहीं लिखे, मैंने देखो पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हैं सो दैट कि भाई देख ले भाई मेरे को सब पता है, उसको पैराग्राफ पढ़ना ना पड़े, वो पॉइंट बाय पॉइंट ही पढ़ ले। फिर मैंने प्रेजेंट केस लिखा, ये तो सब आपने फिर याद किया होगा। फिर मैंने देखा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में। फिर मैंने एट द एंड में आते आते कुछ कैलकुलेशन करके दिखाई और एट द एंड में आते आते कुछ अपना कंक्लूजन दे दिया। हालांकि वो कंक्लूजन गलत था बट स्टिल मेरे को कुछ नंबर तो इसमें से मिले ही हैं। नेक्स्ट अब ये आ जाते हैं जी, देखो जी एसेस के क्वेश्चन। अब चाहे आप फाइनल में हो चाहे आप इंटर में हो, आपको एसेस तो आएंगे ही। ये बात याद रख लेना कि अगर आपको एसे का नंबर और नाम प्रॉपर याद है तो ही उसको कोट करना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो कोट मत करना। नंबर मिलेंगे तो नहीं, बट हाँ कट ज़रूर जाएंगे। अगर आप सही ऐसे लिखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। बट अगर आपने गलत लिख दिया तो नंबर ज़रूर फालतू में कट जाएगा आपका। तो जैसे कि अब मेरे को पता था कि ऐसे 570 गोइंग कंसर्न का है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा भाई देख, मेरे को ऐसे पता है, नंबर भी पता है और नाम भी पता है। फिर सबसे पहले मैंने क्या लिखा पैराग्राफ में कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऐसे का, ऑडिटर क्या करना चाहता है। जनरली ये ऐसे ऑडिटर क्यों लगाता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए कि भाई जो तुम्हारी गोइंग कंसर्न की अजम्पशन है वो वैलिड है या नहीं है। जो तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रहे हो क्या उसमें आपने डिस्क्लोजर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। मैंने जनरली 570 को ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताया कि भाई ऑडिटर 570 क्यों लगाता है एक एंटिटी में।
फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और बताया कि ऑडिटर को क्यों कंसर्न होता है कि भाई वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो क्या प्रॉपर प्लान है मैनेजमेंट के पास ओवरकम करने का। तो ये मैंने सारा यहाँ पर लिख के दिया है कि भाई ऑडिटर को क्यों चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने आगे क्या लिखा कि इन दिस प्रेजेंट केस यहाँ पर क्या हो रहा है, रेवेन्यू 75% से डिक्लाइन हो गया, केएमपी कंपनी छोड़ के चला गया, डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस हो रहा है, तो इट इंडिकेट कि यहाँ पे कुछ एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स क्या हैं ये सब लिख दिया मैंने। फिर ऑपरेशनल इंडिकेटर्स क्या हैं, लीगल इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सब मैंने यहाँ पे जो जो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो मैं जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है वो मैं सब यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इन प्रेजेंट केस चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मेरा ऑडिटर, फिर मैंने यहाँ पे अपना कंक्लूजन दे दिया कि ऑडिटर को कौन सा ओपिनियन इशू कर देना चाहिए, और साथ में मैंने एक और एसए का रेफरेंस दे दिया 705, जो कि एडवर्स ओपिनियन के बारे में बात करता है, ये फाइनल में है ऐसे। फिर मैंने जो भी मेरे को लगता था वो मैंने सब लिख दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि जो 570 है ये मैं फाइनल में छोड़ के गया था, क्योंकि मेरे को लगता था कि यार ये इंटर का ऐसे है, ये थोड़ी आएगा फाइनल में, तो क्योंकि ऑडिट में तो वैसे ही टाइम की बहुत कमी होती है, तो मैं छोड़ गया था। मैंने कहा यार देखी जाएगी क्या था। पर मैंने क्या किया था, मैंने 570 की ना सिर्फ पेपर वाले दिन, जैसे 2 बजे पेपर था, तो मैंने 11 बजे दिन में मैंने एक ना रिवीजन वीडियो देख ली थी ऐसे 570 की। मैंने कहा यार इन केस सिर्फ ऐसे 570 नहीं, ऐसे 5 to 7 एसेस थे जो मैं छोड़ के गया था। मैंने कहा यार ये नहीं आएंगे, पर मैंने फिर भी खाना खाते ब्रेकफास्ट करते ना मैंने इनकी एक रिवीजन वीडियो देख ली थी कि यार इन केस अगर एमसीक्यू एमसीक्यू आ गया तो थोड़ा याद रख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये सारा जो मैंने लिखा है ये मैंने सिर्फ एक 2-4 मिनट की ऐसे 570 की रिवीजन वीडियो को देख के लिखा है। तो क्योंकि अब बात वही है ना कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन करी और इसमें से मेरे को नंबर कितने मिले हैं, 3 नंबर मिले हैं। हो सकता है ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें से मेरे को 3 नंबर मिले हैं। तो वही बात है ना कि मेरे को पता नहीं था कि भाई क्या आना है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। मेरे को नंबर याद था, मेरे को नाम याद था, क्योंकि इंटर का ऐसे है और वैसे भी बहुत जगह ये बात होती है इसकी। और मैंने क्या क्या लिख दिया, मैं और जो जो मैंने लिखा वो सब अंडरलाइन करा है। मेरे को पता था कि एडवर्स ओपिनियन देना है, ये हो रहा है। तो वो, तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई अगर आपको याद है तो ही आप लिख सकते हो, कि थोड़ा आपको कंसेप्ट भी पता है और आपको प्रेजेंटेशन भी आती है तो भी आपकी पार हो जाएगी नैया। ठीक है जी। नेक्स्ट वही फिर से ऐसे का क्वेश्चन है जी। पहले नाम लिख दिया, नंबर लिख दिया, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिख दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद इन प्रेजेंट केस लिख दिया, एट द एंड अपना वर्डिक्ट लिख दिया। यही चल रहा है अभी तक। फिर से ऐसे का क्वेश्चन है जी कुछ। अब ये वाला सीधा सा कोई क्वेश्चन था, मेरे को देखो ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता, पेपर सामने वाले को देख के ही लग रहा है कि भाई अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे जो मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखो और यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखो। अब मेरे को बिल्कुल नहीं आता। अब मैंने फिर भी अंडरलाइन किए हैं कुछ 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 मैंने अंडरलाइन किया, बट इसमें से मेरे को कुछ नहीं मिला। 1C में से 0 नंबर मिले हैं मेरे को, क्योंकि आता ही नहीं था ये वाला। एंड देन 230। अब यहाँ पर जाके आई थिंक मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, यहाँ पे भी मेरे को 0 नंबर ही मिले हैं। 530 ऑडिट सैम्पलिंग, हालांकि देखो मैंने ऐसे सही लिखा है, बट अगर कंटेंट सही नहीं है तो भी मेरे को 0 नंबर ही मिला हुआ है। हालांकि अगर होता कि मेरा कंटेंट सही है और मेरा ये ऐसे का नाम नंबर गलत हो जाता तो वो 1 नंबर मेरा बैठे बैठाए काट ही लेता। ठीक है जी। देन वही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी। तो वही बात वही है कि ऑब्जेक्टिव लिख दिया। देखो जी ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो नॉर्मल क्वेश्चन होगा। फिर रिपोर्टिंग कारों के बारे में बात कर दिया। वही देन इनकम टैक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्लॉज नंबर लिख दिया, फॉर्म 3CD लिख दिया, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये सब। मतलब ये वही बात हुई, फिर से क्लॉज नंबर लिख दिया। मतलब एट द एंड देखो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो, और इसमें बहुत सिंपल सा है आपके थ्योरी वाले पेपर में कि भाई आपकी प्रेजेंटेशन मैटर बहुत ज़्यादा करेगी थ्योरी वाले एग्ज़ाम में। पहले 2 में तो हमने देख लिया कि ठीक है आपका कंसेप्ट चेक हो रहा है, आपका जो टिक लग रहा है वो नंबर पे टिक लग रहा है, जो आपका आंसर निकला है उस पर टिक लग रहा है। बट अभी यहाँ पे देखो कि आपको प्रॉपर लिखना है, क्लॉज नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ऑफ सेकेंड शेड्यूल,
जो कि ये प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन है जो फाइनल का टॉपिक है। तो वही बात है कि आपको जो जो भी आपको आता है आपको लिखना तो है ही है, प्लस हाईलाइट भी। देखो कोई आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे कुछ भी हाईलाइट ना हुआ हो, क्योंकि बिना हाईलाइट के तो बहुत ही मुश्किल है कि भाई मैं थ्योरी का पेपर लिख सकूं। आप मैंने तो फाइनल के मतलब तो हर पेपर में, चाहे वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है, मैंने अंडरलाइन करी ही हैं चीज़ें, जिससे कि एग्जामिनर का टाइम बचे और उसका क्रेडिट आपको मिले 1-2 नंबर के फॉर्म में। अब जैसे 570 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जी, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को क्या चेक करना है, हालांकि नंबर देखो कुछ नहीं मिला, 0 नंबर मिला हुआ, क्योंकि गलत है क्वेश्चन ही, 0 नंबर मिला हुआ है। बट आप कहोगे कि सर ऐसे का नंबर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऐसे का कोई नंबर होता ही नहीं है। पर अगर तुम इसको नहीं लिखोगे तो नंबर ज़रूर कट जाएगा। ठीक है जी। तो ये था मेरा एक एनालिसिस जो कि मैंने आपको अपने सामने रखा और आपका डाउट क्लियर किया कि हैंड राइटिंग मैटर करती है या नहीं करती है। तो एट द एंड हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि हैंड राइटिंग आपकी मैटर नहीं करती, पर आपकी हैंड राइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक रीडेबल फॉर्म में हो आपकी प्रेजेंटेशन। हमने 3 तरह के एग्ज़ाम्स को देखा है, हमने तीन तरह के एग्ज़ाम्स को देखा और समझा कि भाई कैसे कैसे हम अलग अलग तरह के एग्ज़ाम को अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन के साथ पार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड इंटर फाइनल में, तो आप प्लीज़ लेट मी नो और आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।